हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिदय अकेडमी क्लासेस में। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़े थे हम लोग कि बीज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, है ना। फ्लावर्स में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, फर्टिलाइजेशन तक मैंने बताया था कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। इतनी सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेते कि सब बच्चे थोड़ा सा मिस हो गए होंगे, है ना। देखो क्या क्या पढ़ लिया था हमने। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने पढ़ रही थी मैं, हम लोग सब साथ में पढ़ रहे थे। क्या हुआ था, पुष्प का स्ट्रक्चर हम लोगों ने फीमेल और मेल दोनों का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया था। अब भाई मेल का काम थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो जब मेल का काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेल को और अच्छे से पढ़ना है हमें। इसके बाद हम सभी पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है वो पढ़ेंगे। निषेचन के 2 टाइप होते हैं। फिर ये असंग जनन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। पुष्प की नर जननांग, है ना। एक बारी इस डायग्राम को देख लो। अभी हम दोनों लोग सब बच्चे, जितने भी बच्चे हों सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। लेकिन अभी एक बारी देख लो क्या है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, ये आपकी बुक में प्रेजेंट है, ठीक। तो बुक अगर आपके पास हो तो निकाल के बैठ जाओ, ठीक। अब निकाल लिया, चलो देखते हैं। इसकी लेयर है ना, ये लेयर दिख रही है, ये वही है बेटा, ये जो फिलामेंट हम लोगों ने बनाया था ना। जैसे कि इसको हम लोगों ने मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये क्या था, तंतु, फिलामेंट, ठीक। फिलामेंट कोई दिक्कत, ये तो पता है। ये हमारा क्या है, एंथर। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये एंथर ही है। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इसको अगर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ है। इंग्लिश में भी, मेरे हिंदी में भी इधर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बड़ा करते हैं ना, ऐसे बड़ा करते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा करते हैं ना। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं ना, दिख रहा होगा। अभी हम एक ही को पढ़ेंगे, इसको काट के भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसके अंदर की जो ये है, इसको छोड़ो, बस ये चीज़ जो है, ये आपका छोटू बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लगता है ना, ये बटरफ्लाई लगता है कि, हाँ मैम बटरफ्लाई तो है। चलो इसके अंदर यहाँ पे ना कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे में कुछ लेयर्स होती है, जैसे कि ये लेयर दिख रही है ना आपको, यही लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना। अंत त्वचा मतलब अंदर की त्वचा। अभी इसको हम लोग एक बारी अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अब नर अंग में मतलब कि अब फ्लावर कब पढ़ा है हम लोग, ठीक। फ्लावर में हमने पढ़ा था फिलामेंट है ना, फिलामेंट यानी तंतु। तंतु के बाद हमने पढ़ा था उसमें जो ऊपर था छोटू सा येलो कलर का मैं बना दी थी, है ना, वो क्या है, वो क्या है, हाँ वो एंथर है। एंथर पढ़ा था ना, एंथर है। अब उसी एंथर को और बड़ी साइज में देख के भाई उसको अंदर से खोल दिया हमने। मैं बोली थी कल ही ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट ही डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो फ्लावर का ऑपरेशन पहले करते हैं। तो फ्लावर का ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या मिला, बताओ। ये चीज़ें मिली, ये डायग्राम हमें मिला। ये जो लेयर है एकदम किनारे वाली लेयर, मैंने बताया था उसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ खुद से बनाएंगे, है ना, बनाएंगे तभी तो जानेंगे। चलो अब बनाते हैं, अपनी प्यारी बटरफ्लाई को बनाते हैं। ये बटरफ्लाई है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपके में। अब एक एक लेयर को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। ये जो पहली लेयर है, इसकी जो पहली लेयर है उसको क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। अभी आपने डायग्राम देखा था ना, थोड़ा सा क्या डिस्टरबेंस हुआ, एकदम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अरे मैम अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो फिर, है ना। चलो इसकी पहली लेयर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। पहली लेयर को क्या कहते हैं, बाह्य स्तर, या तो इसको आप कहोगे बाह्य स्तर, है ना, क्या बोलेंगे, बाह्य,
बाह मतलब बाहरी ना, बाह्य स्तर या फिर बाह्य त्वचा। स्तर भी होता है, त्वचा भी हो सकती है। ठीक, कोई डाउट? बाहरी जो इसकी लेयर होगी उसको बोलते हैं क्या? ये इसकी पहली लेयर होती है। देखते हैं इसमें कितनी लेयर है ना? और किसी पेन से कर देते हैं। ये इसकी पहली लेयर। अब देखो इसी के अंदर एक और लेयर, ये वाली लेयर का नाम क्या है? अभी इसके अंदर बहुत लेयर है, रुको, है ना? मतलब सारी लेयर्स के नाम भी तो अभी हम लोग जानेंगे, नाम जानेंगे तभी तो आएगा। डायग्राम अगर आ जाता है पेपर में तो भाई तोड़ फोड़ के एकदम बना के दिखाएंगे। ये वाली लेयर को क्या कहते हैं? मतलब इंग्लिश में भी अभी लिखना है ना, टेंशन मत लेना, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक, अभी मैंने वो दोनों डायग्राम बनाए थे ना, तो इंग्लिश बताने के भी नीड नहीं है, क्योंकि आप आगे इसके डायग्राम को एक बार मैं समझा दूंगी, अभी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये वाला जो है इसको एपिडर्मिस इंग्लिश में। ठीक, क्या कहते हैं बेटा? एपिडर्मिस कहते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आ रहा है, इसको आ रहा है ना? एपिडर्मिस आया। अब इसके अंदर की जो लेयर होती है, इसके बाद और लेयर होंगी, 2 लेयर 3 लेयर और होंगी। टोटल इसमें कितनी लेयर? ये दूसरी लेयर हम बताने चाह रहे हैं। बना रहे हो ना सब साथ में? पेंसिल रबड़ लेके के बैठ के बनाओ कि मैम ने ये मतलब कलरफुल इसलिए बना रही हो ताकि तुम लोग को समझ आए। ये सिर्फ इतना ही नहीं रहता, ये पूरे में ऐसे ऐसे होता है। ठीक, ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करती हैं। अभी बताऊंगी, इसका कार्य भी बताऊंगी कि एक एक लेयर का कार्य क्या है, कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, कौन पोषण देता है, हर चीज़। ठीक है, पहली लेयर हमें समझ आ गई। अब होती है इसके बाद वाली लेयर जिसको बोलते हैं अंतस्थनीय, अंतस्थेयम। देखो इसको ऐसे, अंतस्थेयम। ठीक, मतलब कि इसकी थोड़ी सी अंदर वाली लेयर है ना, थोड़ी सी अंदर वाली लेयर है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? अभी ये वाली लेयर क्या थी? एपिडर्मिस, इसको एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडो, एपी और फिर एंडो, एपी और फिर एंडो, याद हो जाएगा, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस। याद हुआ? अब इसके बाद वाली लेयर, अब इसके बाद भी एक लेयर होगी यहाँ पे, ये वाली लेयर को क्या पढ़ेंगे? दिख रहा है ना? ये वाली लेयर, ये वाली लेयर का नाम क्या है बेटा? चलो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना डायग्राम? अब इसके बाद वाली लेयर का नाम होता है मध्य परत, क्योंकि ये सबसे बीच की होती है तो इसका नाम होता है मध्य परत। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे मिडिल लेयर। ठीक, मध्य परत यानी मिडिल लेयर। कोई दिक्कत? 1 2 3 हमें पता चल गया। इसके अंदर एक और होती है, इस वाली का नाम थोड़ा सुंदर सुंदर बन जाए ना, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो होती है इसको टैटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं टैपिटम, टैपिटम सॉरी, टैटिनम नहीं, टैपिटम या फिर टेपिटम। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, टैपिटम। कितनी पड़ी? 1 2 3 और एक और लेयर यहाँ पे 4 लेयर पढ़ ली। किसी को यहाँ तक मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत। पहली लेयर हो जाती है बाह्य स्तर, है ना, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद यहाँ पे मध्य क्या है, मध्य परत यानी मिडिल लेयर, और उसके बाद फिर एक टैपिटम आ जाती है। अब इसका कार्य क्या है ना? इन सब का कार्य होता है ना कुछ ना कुछ। अभी इसको थोड़ा सा इरेज करें, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ना, जिससे मैं इसी स्लाइड में आपको इसका कार्य बता दूंगी। चलो, अब हम इसका कार्य जानेंगे कि किसका क्या कार्य है। पहली वाली, जो पहली वाली का है ना, क्या है? बाह्य स्तर।
बाह्य त्वचा, मान लो बाह्य त्वचा, इसका काम क्या है? सुरक्षा। ठीक, क्या काम है? क्या काम है? सुरक्षा। इसका काम क्या है? सुरक्षा। दूसरी वाली का काम क्या है? दूसरी जो हमने दूसरी वाली पढ़ी, क्या पढ़ी? अंतःस्तंभ। इसका भी काम क्या है? सुरक्षा। इसका भी काम क्या है? देखो, ये वाली भी सुरक्षा करेगी, ये वाली भी सुरक्षा करेगी, दोनों का काम सुरक्षा है। तीसरे वाले का काम क्या है? समझते चलो। तीसरी वाली यानी मध्य परत, मिडिल लेयर, इसका काम भी सुरक्षा ही है। ठीक है, इसका काम भी सुरक्षा है प्लस आर्द्रता। सुरक्षा प्लस आर्द्रता। आर्द्रता मतलब सुरक्षा प्लस एक और काम है क्या? आर्द्रता। आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है, मतलब यहाँ सुरक्षा जानते ना, सेफ्टी, ये इसको सेव करती है। इसके अंदर जो बीज होते हैं, अभी इसी के अंदर हमें बीज मिलेगा इसका, नर जननांग को हम पढ़े हैं ना, उसके अंदर जो भी युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, उसी को ये प्रोटेक्ट करके रखता है कि कहीं इधर उधर फुसक ना जाए। अभी बताऊंगी कि भाई इतनी सारी लेयर है, अगर इतनी सारी कोटिंग है तो ये निकलता कैसे है ना? कैसे निकल के बाहर जाएगा फुदक के, है ना? कैसे मिलेगा ये अपनी फीमेल से, है ना? अपनी वाली से कैसे मिलेगा, बताऊंगी अभी। आर्द्रता का मतलब होता है टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक, ये क्या करेगा बेटा? टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। एक और काम सुरक्षा, आर्द्रता, इसका, ये दोनों का काम सुरक्षा है, इसका सुरक्षा भी है और आर्द्रता टेम्परेचर को मेंटेन भी करेगा। अब टैपिटम का क्या काम है? टैपिटम क्या करता है? ये परागकण है, मतलब इसमें अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग परागकण भी पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, हर चीज, है ना? टैपिटम का काम है पोषण देना, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक, इसका काम क्या है? पोषण देना। ये क्या करता है? उसको एनर्जी देता है। पोषण समझ आया? पोषण समझ आ गया होगा, पहला टॉपिक ये समझ आ गया। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना, रुक जाओ जस्ट अ मिनट। हम लोग अभी ये वाली स्लाइड पढ़े थे ना, पुष्प के नर जननांग, ये हो गया था। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप सभी को कोई डाउट ना रह जाए। अभी मैंने बताया पहली लेयर, इसकी जो पहली लेयर थी उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? एपिडर्मिस बोल रहे थे। उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहे थे? एंडोडर्मिस बोल रहे थे। इसके बाद वाली लेयर को मिडिल लेयर कह रहे थे, है ना? और इसके अंदर जो टैपिटम होता है, ये वाला, ये जो टैपिटम है ना, ये जो है ये टैपिटम है, इसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे, अभी इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर्स को मदर सेल कहा जाता है, जिसके अंदर यही माइक्रोस्पोर को इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। जो रेड रेड कलर के छोटे छोटे हैं ना, रेड कलर के, कौन से कलर के बेटा? ये रेड कलर के ऐसे छोटे छोटे से है ना, ये इसके अंदर इतने सारे, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होता है ना, हमारा बीज होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमें इसी को पढ़ना है अभी। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। यही मदर सेल है आपकी। क्या है बेटा? यही मदर सेल है, मतलब कि इसी को मातृ कोशिका कहते हैं। क्या? मातृ मतलब माता, है ना? मातृ मतलब माता, माता की कोशिका, मतलब इसी के अंदर से हमारा बीज निकलेगा, हमारा बच्चा निकलेगा। बच्चा किसके अंदर से निकलता है? मम्मी के कि पापा के? बताओ। अरे मैम कितना इजी सवाल पूछते हैं, है ना? चलो, मम्मी के अंदर से निकलता है ना, तो ये मातृ कोशिका है। मतलब मान के चलो इसी के अंदर, मातृ कोशिका के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, है ना? अभी पढ़ेंगे इसको, अभी है ना, अभी पढ़ेंगे इसको। ठीक, ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। इसमें से हम लोगों ने इसी को, ये जो लेयर थी, इसी को अच्छे से पढ़ा। फिर यहाँ पे छोटे छोटे परागकण होते हैं, ये लेयर्स पता चल गई ना हमें, ये लेयर्स, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है परागकण, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ये डायग्राम भी मिल जाएगा। ठीक, डायग्राम मिल जाएगा। इसके बाद चलो
जस्ट अ सेकेंड। अभी हम लोग इसका लघु बीजाणु जनन है ना, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अच्छे से पढ़ेंगे कि है क्या। इसका डेफिनेशन भी पेपर में अगर आ जाएगा ना, डेफिनेशन लिखना आएगा हमें, है ना। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये देखो आ गया हमारा। क्या कर रही है, एक बारी डेफिनेशन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए सब कोई पढ़िए। पुष्प की नर जननांग संरचना, नर जननांग संरचना का मतलब मेल पार्ट जो होता है, जैसे एंथर है ना, अभी हमने पढ़ा था तंतु और वो फिलामेंट और एंथर, वही है। फिर में उपस्थित पराग कोश की लघु बीजाणुधानी, ये थोड़ा सा मतलब लघु बीजाणुधानी के बीजाणु जनन ऊतक है ना, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मैम ये क्या लिख दी है ना, टेंशन नहीं लो, अभी बताती हूँ, ठीक है। फिर क्या है परागमात्र, इसको परागमात्र भी कहते हैं, पराग भी कहते हैं। और फिर मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके अंदर ये। अब इसका एक चीज और पढ़ लो कि इसके अंदर एक होता है ना, अभी तो बात बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो एकदम पेट में अभी थोड़ा दर्द लेके चलो, है ना। अब देखो इसी को अभी मैंने जो पढ़ाया टैपेटम पढ़ाया और उसके 3 लेयर और पढ़ाया अंदर के, तो उसी को और अच्छे से अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक स्लाइड है यहाँ पे स्ट्रक्चर हो, मतलब कि इसके अभी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। अभी इसको एक बारी यहाँ पे बनाऊँ कि यहाँ पे चलो, ठीक। थोड़ा थोड़ा अभी इसको मैं समझना, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ कि लघु बीजाणु जनन हो कैसे रहा है ना, वो भी जो टॉपिक पढ़ लेते हैं एकदम अच्छे से। अब एक बड़ी हमने फिलामेंट बनाया था ना, यहाँ पे ये था। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग बड़ा सा निकालेंगे, तितली हमारी, ठीक, कुछ ऐसे ही है बनी, ऐसी है, ठीक है। इसके अंदर ये छोटे छोटे गोले। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको काट के पढ़ेंगे, ये चीज, इसी चीज को पढ़ेंगे। एक बार मैंने बता दिया ना, अब इसके ये जो गोला सा है ना इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये गोला, ठीक, इस गोले के अंदर है ना, गोला मानो इसको, ये क्या है बीजाणु जनन ऊतक, यही क्या है आपका बीजाणु जनन ऊतक। एक भी देते हैं ना, बीजाणु जनन ऊतक, ठीक, बीजाणु जनन ऊतक मतलब कि जिसके अंदर बीज होता है, ठीक। और इसी बीजाणु जनन ऊतक के अंदर ढेर सारे ऐसे 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 सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना। सेल्स यानी कोशिकाएं, ये पूरी ऐसे ऐसे भरी होती है। इसके अंदर पूरे में क्या होता है, कोशिकाएं होती है। अब ये कोशिकाएं कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, ये द्विगुणी संरचना है, इसको मत भूलना। ये जो संरचना है आपकी द्विगुणी है, ठीक है, 2n, इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, द्विगुणी संरचना है, इसको भूलना नहीं। अब इसके आगे बढ़ो, आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा, अधोस्तरीय कोशिका। क्या मिलेगा, अधोस्तरीय, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है। यही अधोस्तरीय कोशिका को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल। क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ते चलो, हाइपोडर्मल सेल लिखो, हाइपोडर्मल, ठीक हो गया, हाइपोडर्मल सेल। अब ये हाइपोडर्मल सेल, अब इसके बाद बढ़ो, ये जो लघु बीजाणु जो है ना, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, हाइपोडर्मल सेल मिलेगी। ये भी एक कोशिका है ना, कौन सी, अधोस्तरीय कोशिका है। अभी क्या होती है हम पढ़ेंगे साथ में। लेकिन इसके बाद अब क्या है, आकार में वृद्धि करती है। ये जो सेल होती है ना, अब भाई फैलेगी, ठीक, फैलेगी। अभी हम लोग ये पढ़े थे ना, ये वाला, ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर देखो, जब एक क्वेश्चन बन के आया होगा आपके माइंड में कि इसके अंदर जो बीज होता है वो निकलता कैसे है, तो
बेटा ये टाइम के साथ साथ जब सूखता है, जब इसको निकलना होगा ना, तो उसकी जो लेयर होगी ना वो सूख जाएगी। सूख जाएगी तो सूखने पे क्या होता है, सिकुड़ने लगेगी। सिकुड़ेगी तो क्या होगा, उसके जो साइड में ये था, ये इनके बीच में ना ऐसे ऐसे गैप आने लगेगा, और इसी गैप से वो जो बीजाणु जनन होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये आकार में वृद्धि करेगी, मैंने बता दिया। अब प्रपशु कोशिका बनेगी, इसके नीचे क्या बनाएगी, प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। देखते चलो, अभी ये डायग्राम, अभी ये सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होता है, पप्रशु कोशिका। पप्रशु कोशिका यानी आर्चिपोरियल, आर्चिपोरियल सेल, यहाँ पे लिखते हैं ना, आर्चिपोरियल सेल, कोई दिक्कत, आर्चिपोरियल सेल हो गई। अब इसके भी भाई पार्ट्स होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्मदर्शी बोल रही हूँ ना, क्या होता है, सूक्ष्म समसूत्री होते हैं, समसूत्री है ना, ये समसूत्री होते हैं। समसूत्री यानी इसको अलग भाग में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके भी दो होते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पहले में लिखते चलो, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसके अंदर दो सेल होती है। अभी हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब फ्लो चार्ट में। इसके बाद मैं इसको बताऊंगी अच्छे से कि इसके अंदर क्या क्या होता है डायग्राम के थ्रू। थोड़ा फ्लो चार्ट भी आपको लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई याद करना है हमें, लेकिन एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि सब फ्लो चार्ट में, भाई डायग्राम को आप समझ रहे हो, एग्जामिनर नहीं। एग्जामिनर बस यही कहेगा कि भाई ये तो डायग्राम ही बना के दे दिया, इसको समझाया तो नहीं अच्छे से। इसीलिए डायग्राम के साथ साथ जब लॉन्ग आंसर्स लिखवाए जाते हैं, टीचर्स ने लिखवाया होगा, तो क्या करते हैं वो भी लिखवाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में हल्का फुल्का सा लिखवा देते हैं, है ना। प्राथमिक भित्तीय के बाद प्राथमिक पुंजीजाणु, मतलब कि देखो प्राथमिक ठीक पुंजीजाणु। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ 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 बताओ। अभी इसको पढ़ेंगे। अब यही चीज़ का डायग्राम मैंने अभी बताया ना आपको, एक बारी फिर से रिवीजन होता चले तो अच्छा रहेगा। चलो, यही चीज़ का डायग्राम अभी फिर से बताए थे, ये था, है ना, पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर यहीं पे दूसरी लेयर क्या थी, एंडोडर्मिस, है ना, भूलना नहीं है, एंडोडर्मिस। उसके बाद फिर एक और लेयर कौन सी थी, मध्य परत, है ना, क्या बोल रहे थे इसको हम लोग, मध्य परत कह रहे थे, यानी कि मिडिल लेयर। इसके बाद वाली एक लेयर थी जिसको बोल रहे थे टैपिटम। ठीक, टैपिटम। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर जो था ना, उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पे बनाते हैं, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ये मिल जाएगा अभी। ठीक है, ये होता है द्विगुणी संरचना होती है, 2n होती है। ठीक है, द्विगुणी संरचना होती है। अब इसके अंदर ऐसे कुछ दिखेगा ना, इसको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका, यानी मदर सेल। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, यही क्या है, पराग मात्र कोशिका। ठीक है, यानी मदर सेल। ठीक, समझ आया। अब ये इसके आगे, अब इसके अंदर भी है ना, चार 1 2 3 4 दिख रहा है। मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है वापस से, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है
इसके पहले पढ़ा है और याद कर लेना उसको। इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, फिर मिडिल लेयर है, फिर उसके अंदर टैपेटम है, और फिर इसको क्या बोलते हैं। ठीक, यही चीज़ है, इसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वही हम लोग इसमें पढ़े। इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, ये जो है ना ये वाला। ठीक, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं ना। ये क्या है आपका लघु बीजाणु। ठीक, यही आपका क्या है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स, ठीक, क्या कहलाते हैं ये माइक्रोस्पोर्स। यहाँ से थोड़ा सा ये, ठीक, टेंशन मत लेना, इसी में सब समझ आ रहा है, खिचड़ी बन जाएगी, है ना। माइक्रोस्पोर्स, अब ये क्या है, अपरिपक्व नर युग्मक का निर्माण यही करता है। ठीक है, ये नर युग्मक का, तो इसी में नर युग्मक है। अब इसको भी अच्छे से पढ़िए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। आप सभी को ये पीपीटी मिल जाएगी, है ना। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपके ऐप पे पड़ी रहेगी, आप अच्छे से इसको देख लेना, इसको अपने आप हिसाब से आप लिख सकते हो, है ना। चलो, इतना समझ आया, इतना समझ आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी। अब इसके आगे क्या होता है, हमने यही पढ़ा था अभी, है ना, मदर सेल वगैरह इसी में थी, है ना। अब इसके बाद पराग कर्ण की संरचना, है ना, हम लोग पराग कर्ण की संरचना को पढ़ेंगे। ये क्या है आपका पराग कर्ण की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऐसे बनाते चलते हैं, है ना, डायग्राम के थ्रू मैम बहुत अच्छा समझ आता है। ये आपका वही चीज़ था। ठीक, इसके बाद मैंने ये 4 बताए थे, 1 2 3 4, है ना, 4 बताए थे। एक लघु बीजाणु धानी में, एक चीज लाइन याद रखना यहाँ पे, एक लघु बीजाणु धानी में मैथ्स आ जाता है थोड़ा सा इसमें। एक लघु बीजाणु धानी में कितने होते हैं, 4, है ना। एक लघु बीजाणु धानी, अभी मैं जो चीज रुक गई थी ना वही चीज है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कितनी, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब सोचो, एक में अगर 4 का होता है तो हमारे पास तो जैसे कि एक में अगर 4 का हो रहा है, इसमें 4 का हो रहा है, एक में 4 का हो रहा है, तो इनमें कितने हो रहे होंगे, 4 4, इधर भी 4, इधर भी 4 4 4 में कितने हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए ना, 16 हो रहे हैं, है ना। बड़ी बात है ये। ठीक, ये लाइन आपको समझ आ गई, एक बार ये लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपको समझ आ गई। अब इसमें प्रोसेस होता है समसूत्री विभाजन। अब उसमें इसमें एक विभाजन होता है, कौन सा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है इसमें, अब इसका डायग्राम है, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है इसमें। समसूत्री विभाजन होगा तो एक की डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, 2 कोशिकाओं में ये बढ़ जाता है, एक कोशिका बाहर वाली, एक कोशिका ये अंदर वाली। दिख रहा है, स्माइल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आंखें नहीं है इसकी, है ना। अब इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका, है ना। मतलब कि ये जो होता है, ये जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं बेटा कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। कोई दिक्कत, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, अभी इस चैप्टर को थोड़ा लंबा भी खींचना है, तो आज नहीं कल से इस चैप्टर को बहुत ही लंबा खींचेंगे, क्योंकि आपको ये चैप्टर फिनिश करना है ना, जल्द से जल्दी सिलेबस को फिनिश करते हुए हम लोग करेंगे। अब ये जो होती है ये वाली, इसको जनन कोशिका कहते हैं। 2 कोशिकाएं होती हैं ना इसके अंदर, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ऊपर वाला जो है आपका वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, लिख भी देती हूँ ना, वेजिटेटिव और जनरेटिव।
ऊपर वाला जो है आपका ये वाली कायिक कोशिका को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। और इसकी ना जनन कोशिका, जनन का मतलब ये होता है जनरेट करना, जनरेटिव कोशिका है, जनरेटिव सेल, कोई दिक्कत, जनरेटिव सेल होती है ये। अब ये 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, कितने, 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, कितने नर युग्मक, 2। मैं बता देती ना, मेल वाला क्या बोलते हैं, मेल वाला मेल युग्मक का निर्माण करेगा, फीमेल वाला फीमेल युग्मक का, वही हो रहा है, 2 नर युग्मक का ही निर्माण कर रहे हैं। इतनी चीजें समझ आई, कोई डाउट। और वेजिटेटिव सेल क्या करती है, पराग नली निर्माण करेगी, ये क्या करेगी अभी मैं बताऊंगी, पोलन ट्यूब जिसे कहते हैं, पराग नली का निर्माण करेगी, उसी के शेल में ये क्या करेगी, ये यूज करेगी, है ना, पोलन ट्यूब, याद आया, इसको सेव कर दे, ये डायग्राम आपको याद हो जाए जिससे, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या है। अभी इसी सेल को अभी हम लोग ये वाला सेल पढ़े थे ना, ये स्माइल वाला सेल, ये ऊपर वाली क्या थी, ये कायिक कोशिका थी, क्या थी ये, कायिक, है ना, याद रख लो, इतना तो आपको याद हो गया होगा, बनाते हैं सुंदर सा। इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे ना, ये क्या है, आपकी कायिक कोशिका है, और ये आपकी क्या है, जनन कोशिका, 2 कोशिका है, पहली वाली आपकी कायिक, ये वाली आपकी जनन कोशिका। अब इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर, इसके अंदर लेयर होती है, ये जो लेयर है इसकी आउटर लेयर, है ना, इस लेयर को बोलते क्या है, सूरज ना बना देना इसको, है ना, ये जो लेयर है इसके अंदर, ये वाली जो बाहरी लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ये जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अंतःचोल, अंतःचोल, क्या बोलेंगे, अंतःचोल। अभी बताऊंगी इसको अंतःचोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके भी बाहर एक लेयर है, इसके भी बाहर आपको एक लेयर मिल जाएगी ऐसे, ये लेयर, ठीक। अब इसके बाहर ये जो लेयर है ये वाली तो अंतःचोल, और इसको बाह्यचोल क्या बोलते हैं, ये वाली को बाह्यचोल, क्या कहेंगे इसको, बाह्यचोल, ठीक है। अब इसको इंटेटिव कवरिंग भी कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे, इंटेटिव कवरिंग, ठीक। और अंतःचोल को, सॉरी, इसको इंटेटिव कवरिंग कहते हैं, इंटेटिव यानी अंदर, इंटेटिव, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, इंटेटिव कवरिंग, ठीक है, दिख रहा है सबको, स्माइली करता हुआ सूरज, इंटेटिव कवरिंग हो गया। अब ये बनता किससे है, बनता किससे है, ये भी तो क्वेश्चन एक आ जाता है, कभी कभी माइंड में आता होगा। इंटेटिव कवरिंग ये बनता है आपके सेलुलोज और सेलुलोज, ठीक, सेलुलोज प्लस प्रोटीन, किससे बनता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, कोई दिक्कत, बन गया हमारा, ये बन गया। बाह्यचोल को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिन, ठीक है, ये इसका बना हुआ होता है, और इसको बोलते हैं एक्सटाइन, ठीक है, इसका नाम है एक्सटाइन, इसको एक्सटाइन भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, तो वो मत होना कि स्पोरोपोलिन है कि एक्सटाइन है, ठीक है। कायिक कोशिका भी हो गई, जनन कोशिका भी हो गई,
अब हम लोग इसके बाद एक, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी ना, एक बार हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक। इसका तो मैं ये इसके बाद ही इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी, इसके बाद में प्रॉपर समझाऊंगी स्पोरोजॉइड क्या होते हैं, हेमजॉइड क्या होते हैं, ठीक। ये समझ आया कि नहीं आपको, इसके अंदर की लेयर समझ आई कि नहीं? 3 लेयर होती है, 3 लेयर, पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोडर्मिस और तीसरी लेयर कौन सी? हाँ, ठीक है। पहले लेयर एपिडर्मिस हो गई, फिर एंडोडर्मिस हो गई, फिर मिडिल लेयर हो गई, उसके बाद की जो लेयर थी वो क्या हो गई? टैपेटम हो गई। अब टैपेटम हो गई, उसके बाद फिर इन सबका कार्य मैंने बताया था कि किसका क्या कार्य है। ये जो इसके पहले वाली लेयर थी, ये वाली एपिडर्मिस का कार्य क्या था? सुरक्षा देना, है ना। फिर एंडोडर्मिस का काम क्या था? एंडोशियम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोडर्मिस का काम क्या था? इसका भी ना काम था सुरक्षा देना। मिडिल लेयर का काम क्या था? सुरक्षा देना प्लस टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और मिडिल लेयर बता दिया मैंने। फिर यहाँ पे टैपेटम है। टैपेटम क्या होता है? ये जो होती है ना, ये टैपेटम, ये बाहरी लेयर, ये वाली, इसको टैपेटम कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स होता है, मदर सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? इसको पोषण प्रोवाइड करता है। और इसी को अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो छोटा सा गोला सा रेड कलर है ना, इसी गोले को अभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर आप सभी पहले तो अटेंड करो, इधर उधर शेयर करो, क्योंकि सारे बच्चे मिलकर के पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। नोट्स बना रहे होगे ना सारे बच्चे, तो नोट्स बनाते चलो। और बायोलॉजी का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सभी अपने नोट्स भेज सकते हो कि हाँ मैम मैंने ये डायग्राम बनाया। इतने सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ पढ़ते हैं हम लोग, तो डायग्राम को पढ़ना भी है और सीखना भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।